हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप लोग कैसे हैं ये हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा, है ना। देखिए, आज हम लोग अपने यूपीएससी इनिशिएटिव में डे 5 पर पहुंच गए हैं। ठीक है, इससे पहले मैं डे 4 तक 4 थीम्स को कवर करवा चुकी हूँ। ठीक, तो उसमें आप लोगों को, अगर उस आप लोगों ने वो थीम्स को नहीं कवर किया है तो जाकर आज सबसे पहले उन 4 थीम्स को कवर करो। उन 4 थीम्स को कवर करने का एक और शर्त है कि आप लोग उन थीम्स के साथ A4 साइज पर पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाते जाएंगे। और आज का थीम जो पढ़ रहा है या कवर कर रहा है तो उसके मेरे साथ पॉइंट्स बनाते जाओ, नोट्स। क्योंकि जब प्रीलिम्स आएगा तो आप लोगों को एक महीने पहले जब पॉलिटी ही सिर्फ रिवाइज करना होगा तो सिर्फ यही पेज उठा लेना। और 1 पेज सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा उसको रिवाइज करने में। तो ये तो मेरी रिक्वेस्ट हो गई आप लोगों से कि ये आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप लोग को इतना करना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ ये कि आज अभी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, शाम में 5 मिनट आप लोगों को फिर से जो A4 साइज़ के जो नोट्स बनाए हैं उनको फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, ताकि जब कल हम इसके PYQ लेकर आएँ तो आप लोग उनको सॉल्व करने में ज़रा सा भी कठिनाई उनको सॉल्व करने में ज़रा भी कठिनाई आप लोगों को महसूस ना हो। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे चैनल से रिलेटेड जुड़ी हमारी रिक्वेस्ट कह लो या फिर हमारी इस चैनल की शर्त कह लो। ठीक, तो ये आप लोगों का योगदान होगा। तीसरा योगदान आप लोगों का क्या होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे साथ जुड़ना, हमारे चैनल को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, जिससे ये इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और हमारी मेहनत भी सफल हो और आप लोगों की मेहनत सफल हो। ठीक, तो आज हम लोग अपने डे 5 के यूपीएससी इनिशिएटिव में आज डे 5 जो आया है, ठीक है, तो उसको पढ़ाते हैं। आज टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। इससे पहले मैंने 4 टॉपिक कवर कर दिए। ठीक, तो आज हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब सब लोग रेडी हो जाओ, सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे यस बोल दो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट कर। देखो, भारत का राष्ट्रपति भाग 5 है। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति यानी कि संघ की कार्यपालिका की बात की गई है, जिसमें राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व है, राष्ट्रपति भी आता है। ठीक है, तो अब संघ की कार्यपालिका में देख लेते हैं कि कौन कौन होता है। देखो, संघ की कार्यपालिका में 5 मेंबर्स मुख्यतः होते हैं। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का न्यायवादी। हमारे साथ याद करो, बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाओ क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इन सबको जरूर ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति जो कि होता है भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक, तो इतना आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री क्या होता है, वो शासनाध्यक्ष होता है। तो ये भी बात हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब अर्हता की बात करते हैं। अर्हता मतलब क्या होता है, योग्यताएं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या शर्तें होती हैं और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला है कि भारत का नागरिक हो, ये हम और आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा क्या है, 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, यानी कि वो 35 वर्ष का या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वह योग्य हो, यानी कि वो लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, उसके बाद चौथी बात क्या है, लाभ का पद धारण ना करे, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, कोई भी गवर्नमेंट काम में इन्वॉल्व नहीं हो, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट से जो रिलेटेड लाभ के पद पे वो नहीं है। तो ये इतनी शर्तें हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद अब कार्यकाल देखेंगे। कार्यकाल मतलब टेन्योर। ठीक है, तो कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति का 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है, यानी कि कार्यकाल इसका 5 साल का है। और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको सौंपता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरी पॉइंट क्या है, कितनी भी बार पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है। ये तो जब हमने आप लोगों को नागरिकता पढ़ाया है, ठीक है, तो इसकी बात हमने किया है। तो अगर नागरिकता आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, सिटीजनशिप वाला टॉपिक आप लोगों ने डे 3 का कवर किया है, तो आप लोगों को ये पॉइंट एकदम पानी की तरह क्लियर है। ठीक, तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखो, निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखो, पहली बात तो ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता उसको नहीं चुनती है।
अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन से होता है, ये स्टार लगा के पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखो, दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर्स यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स जितने हैं वो होंगे। फिर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित विधानसभा सदस्य यानी कि जो स्टेट के हैं, ठीक, स्टेट के मेंबर्स और स्टेट और यूटीज़ के जो मेंबर हैं वो शामिल होंगे। स्टेट और यूटीज़ में जो विधानसभा के मेंबर हैं वो निर्वाचित मेंबर शामिल होंगे। इतनी बात याद आ गई। उसके ये एक बात याद रखना कि मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होंगे किसी के भी, ठीक, यानी कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, ना कि मनोनीत सदस्य। तो इतना बात याद रखना। फिर निर्वाचक पद्धति क्या है कि गुप्त मतदान के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से इसका निर्वाचन करवाया जाता है राष्ट्रपति का। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अब देखो, एक बात जो क्वेश्चन पूछती है कि एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है। देखो, एक विधायक के मत का मूल्य क्या, इसलिए इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए विधायकों के वोटों का मूल्य प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। इसलिए जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग को दिया है कि उत्तर प्रदेश में 208 है और सिक्किम में 7 है, यानी कि सीटों के हिसाब से बताया सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या और अपॉन में क्या कर लेते हैं कि राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या को रख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। तो ये हम लोगों को एक विधायक के मत की मूल्य की संख्या मालूम हो जाती है। इस तरह का पीवाईक्यू भी आया है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग एक विधायक के मत का मूल्य ऐसे ही करके आप लोग याद करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग स्टार इसको लगा लीजिएगा। उसके बाद एक विधायक के मत की मूल्य तो हम लोगों ने देख लिया। अब एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य हम लोग देख लेते हैं। एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य निकालने के लिए देखो, लेकिन सभी सांसदों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मतों का मूल्य समान होता है। तो संसद में तो मतों का मूल्य समान होता है, इसलिए क्या करेंगे कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य ले लेंगे, जो कि एक विधायक के मत का मूल्य हम लोगों ने इस तरह निकाला। तो सभी राज्यों के इसी तरह निकाल के विधायकों के मतों का मूल्य ले लेंगे, अपॉन में क्या कर लेंगे, संसद के निर्वाचन सदस्यों का मूल्य रख लेंगे, ठीक, जो कि सबका समान होता है। तो हम लोगों का एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य आ जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप लोग एज इट इज़ इसको देखेंगे, रिमेंबर करेंगे और रिकॉल करेंगे, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अब राष्ट्रपति का महाभियोग। देखो, राष्ट्रपति का महाभियोग का आर्टिकल 61 है। तो इतना हम लोग याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कही गई है। देखो, आधार क्या है कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन जब वो करेंगे तब उनको महाभियोग उनके ऊपर लागू हो सकता है, लग सकता है। उसके बाद 1/4 सदस्यों द्वारा आरोपों का समर्थन महाभियोग द्वारा शुरू करने वाले सदन में होने से, यानी कि ऐसे ही नहीं नॉर्मल सदस्यों से चुन के उनका महाभियोग कर दिया गया। 1/4 मेंबर्स होंगे उनके महाभियोग के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस भेजी जाती है, इतने मत चाहिए। उसके बाद 14 दिन पहले उनका महाभियोग करने के लिए नोटिस भेजी जाती है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर दोनों सदस्यों के कुल सदस्य यानी कि 2/3 के विशेष बहुमत से, ना कि साधारण बहुमत से। ये याद रखो, ये क्वेश्चन में इस तरह पूछा जा सकता है कि विशेष बहुमत से या साधारण बहुमत से। तो हम लोग याद रखेंगे कि विशेष बहुमत से 2/3 से उसको पारित होना चाहिए उसका महाभियोग, ठीक है, जिसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। देखो, अब एक नया पॉइंट सामने आया। चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और उसके बाद राज्य के और यूटीज़ के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने चुनाव में ये कहीं नहीं पढ़ा था, मतलब निर्वाचन में ये कहीं नहीं पढ़ा था कि मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। लेकिन जब महाभियोग होगा तो निर्वाचित सदस्य तो भाग लेंगे ही, लेकिन साथ में मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। तो ये बात भी हम लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। उसके बाद अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये तो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट्स आप लोग हमेशा याद रखना। देखो, अब राष्ट्रपति की शक्तियों को हम लोग तोड़ के हर एक पार्ट में पढ़ेंगे। देखो, पहला कार्यकारी शक्तियाँ, यानी कि वो कार्यकारी उसके लिए क्या क्या शक्ति हैं। पहला कार्यकारी शक्ति में क्या करता है कि सरकार द्वारा सभी कार्यकारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। जितने भी विधेयक पारित किए जाते हैं, है ना, जितने भी विदेश में काम किए जाते हैं, उन सब पर नाम राष्ट्रपति का ही होता है, नाम से उन्हीं के होते हैं, करे चाहे जो कोई, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, CAG,
ठीक है। आदि की नियुक्ति, CAG मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उसके बाद प्रशासकों के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करता है। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इन सब की नियुक्ति यानी कि मंत्री परिषद में जो भी मेंबर्स चुने जाते हैं उन सब की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है। जब प्रधानमंत्री उनको बोलेंगे कि ये मंत्री को नियुक्त करना है तो वो राष्ट्रपति उन सबको भी करेगा, ठीक। तो इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, CAG इन सब की नियुक्ति करता है, पर डायरेक्टली वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। तो इतना हम लोग डीप नॉलेज में याद रखेंगे। उसके बाद अब विधायी शक्तियाँ में क्या क्या शक्तियाँ हैं उसकी, देखो, संसद का सत्र बुलाता है, एक पॉइंट। दूसरा, सत्रावसान करता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, लोकसभा का विघटन कर सकता है, तीसरा पॉइंट। और संयुक्त बैठक करता है। तो ये पॉइंट आप लोग ऐसे 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 करके 4 पॉइंट में अलग लिख लो विधायी शक्तियों के नाम पर, क्योंकि इन्हीं 4 पॉइंट से राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है। बाकी दी और भी गई हैं, लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग अलग से हाईलाइटेड पॉइंट्स में लिख लेना। उसके बाद राज्यसभा में 12 सांसदों को मनोनीत करता है, जिसको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो उनको 12 सांसदों को राज्यसभा में नियुक्त करता है। कुछ प्रकार के विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी होती है, ठीक है, जैसे कि धन विधेयक, ठीक। तो धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी होती है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद अब देखेंगे अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 213 में दी गई है, ठीक। अनुच्छेद 213 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी, सॉरी, मैंने राज्यपाल के बारे में बता दिया क्या, तो वो राज्यपाल की है, ठीक है। तो अब उसको इग्नोर करेंगे। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 123। तो इतना हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 यानी कि 123 में। देखो, अध्यादेश जारी करने के लिए पूर्ण वीटो यानी कि विधेयक पर अपनी सहमति को रोकना अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। फिर निलंबनकारी वीटो, विधेयकों को संसद में पुनर्विचार के लिए भेजना, ठीक है। यदि विधेयक पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। इतनी बात हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद पॉकेट वीटो में क्या था कि राष्ट्रपति ना तो विधेयक की पुष्टि करता है और ना ही अस्वीकार करता है और ना ही वापस करता है, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित करता है। तो ये 3 वीटो हम लोग याद रखेंगे। एक चौथा वीटो भी होता है अत्यंतकारी वीटो, तो वो भारत में अत्यंतकारी वीटो का प्रावधान नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे पूरा, ठीक है। तो वीटो के अंदर पूर्ण वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो की बात होती है, जिसमें पूर्ण वीटो के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति में 123 के तहत विधेयक पर अपनी सहमति को रोकना, ठीक है। और निलंबनकारी में विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भेजना। यदि विधेयक पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। उसके बाद यानी कि एक बार विधेयक को पारित कर दिया गया, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। और अगर उसके बाद पुनर्विचार के बाद फिर से एज इट इज आ गया तो राष्ट्रपति को वो पारित करना ही होता है, ठीक है। उसके बाद पॉकेट वीटो, तीसरा वीटो है, जो कि राष्ट्रपति ना तो विधेयक की पुष्टि करता है और ना ही अस्वीकार करता है, ना ही वापस करता है, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित करके रख सकता है। तो ये 3 शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत आती हैं, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद राज्य विधान पर राष्ट्रपति का वीटो क्या है कि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, आर्टिकल 213 के तहत, जो भी हम बता रहे थे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति या तो इसकी पुष्टि करता है या रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए पुनः भेज सकता है, दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा, राष्ट्रपति क्या करेगा कि लेकिन यदि पुनः पारित होकर आ जाता है तो केंद्रीय विधेयकों के विपरीत इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती है और इसको पारित कर दिया जाता है। तो ये 3 पॉइंट राज्य से संबंधित राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अब वित्तीय शक्ति का विवरण हम लोग देखते हैं। देखो, वित्तीय शक्ति में धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत होता है, आर्टिकल 110, ठीक है। 110 में धन विधेयक की बात की गई है, जिसमें धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। फिर संसद में केंद्रीय बजट पटल पर रखता है कौन? राष्ट्रपति। फिर भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि प्रदान करता है राष्ट्रपति,
ठीक है। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। ये इतनी वित्तीय शक्ति उसके पास हो गई। उसके बाद न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं राष्ट्रपति के पास? भारत में मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के और भी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, किसके 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 आदेश पर? सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के कार्य हैं। फिर कानून या तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है कौन? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 143 की बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, आर्टिकल 143 में बात कही गई है, ठीक है। आर्टिकल 143 में ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के CJI और राष्ट्रपति आपस में सलाह का काम कर सकते हैं, लेकिन बाध्यता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के CJI या कोई भी जज ने राष्ट्रपति को सलाह दी तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ सलाह देने का काम कर सकते हैं। वो चाहे माने या ना माने, तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 143 के तहत इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ओके, क्लियर? सब लोग क्लियर? अच्छा समझ में आया सब लोगों को? देखो अब क्षमादान शक्तियाँ, आर्टिकल 72, भाई याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियों में कौन कौन सी क्षमादान शक्ति, किस तरह की क्षमा करने की शक्तियों का प्रावधान है, ये हम लोग देखेंगे। देखो पहले कार्यकारी शक्तियाँ और न्यायपालिका से अलग हैं। तो पहला पॉइंट ये हम लोग याद रखेंगे कि कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं वो न्यायपालिका से अलग है। दूसरा, क्षमा करने की शक्ति। क्षमा करने में क्या? सजा और दोषसिद्धि दोनों को माफ़ कर सकता है, यानी कि फांसी की सजा भी उसको माफ़ करने का अधिकार है राष्ट्रपति अगर चाहे तो। उसके बाद लघुकरण की शक्ति, यानी कि दंड को कम कर देना, ठीक है। जैसे कि कोई फांसी की सजा है तो उसको उम्र कैद में तब्दील कर देना भी राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद परिहार की शक्ति, यानी कि दंड की प्रवृत्ति बदले बिना अवधि कम कर देना। जैसे कि उम्र कैद की सजा है तो उम्र कैद की सजा में 40 साल की उम्र कैद की सजा मिली है तो 20 साल की कर देगा। तो ये दंड की प्रकृति नहीं बदली गई पर उसकी अवधि कम कर दी गई। तो इसके लिए परिहार शब्द का यूज़ करते हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि अगर स्टेटमेंट पे इस तरह के क्वेश्चन आए तो मान लो कि ऐसे ही पूछ लेगा और कह देगा कि क्या इसको परिहार बोलते हैं, क्या इसको लघुकरण बोलते हैं। तो आप लोग इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद विराम शब्द के लिए, विराम यानी कि प्रारंभ में दी गई सजा को गर्भावस्था, दिव्यांगता आदि जैसे तथ्यों के आधार पर कम कर सकता है, ठीक है। फिर प्रविलंबन यानी कि अस्थायी अवधि के लिए दंड को रोक लगा सकता है, ठीक। प्रविलंबन क्या है? अस्थायी अवधि के लिए दंड को रोक लगा सकता है, ठीक। उसके बाद फिर केवल राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा मिली सजा को माफ़ कर सकता है, राज्यपाल नहीं। एक बात ये एक्सेप्शन में याद रखो, राज्यपाल और राष्ट्रपति के अंतर में भी याद रखने योग्य है कि राष्ट्रपति जो है वो कोर्ट मार्शल यानी कि UAPA जब लागू होता है तो सारी शक्तियाँ उसके अंदर में आ जाती हैं। तो अगर वो राष्ट्रपति चाहे तो फिर सिर्फ राष्ट्रपति उस सज़ा को माफ़ कर सकता है जो कोर्ट मार्शल लगाता है, राज्यपाल नहीं। राज्यपाल के अंडर ये शक्तियाँ नहीं हैं, तो इस बात को भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब कूटनीतिक शक्तियाँ क्या हैं राष्ट्रपति की? कूटनीतिक शक्तियों में उनकी ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ की जाती हैं और समझौतों पर बातचीत की जाती है और उन्हें संपन्न किया जाता है, ठीक। तो राष्ट्रपति की विदेशी मामलों पे शक्तियाँ हैं, तो ये हम लोग याद रखेंगे। फिर सैन्य शक्तियाँ क्या है कि भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, तो ये भी बात हम लोग याद रखेंगे। फिर आपातकालीन शक्तियाँ, स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपातकालीन शक्तियों का वैसे तो विवरण भाग 18 में दिया गया है, लेकिन आपातकालीन मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, उन संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए या उन संबंधों को सादृश्य सुस्पष्ट करने के लिए इनको यहाँ पर रखा जाता है कि उन स्थितियों में राष्ट्रपति क्या भूमिका निभाता है, ठीक। देखो राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 352 आता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कौन से अनुच्छेद 352 में की गई है, जिसमें राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन की बात किस में की गई? 356 और 365 में, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल की बात अनुच्छेद 360 में की गई है। उनकी घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है,
ठीक है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा तब संसद में विधेयक पेश किया जाएगा, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा। राष्ट्रपति जब शासन लगेगा किसी भी, जब राज्य का शासन का उल्लंघन होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति को जब नोटिस भेजता है, तब राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति को शासन को नामित करते हैं, यानी कि अब वहाँ पर सारी शक्तियाँ केंद्र की हैं, अब वहाँ पर राज्य का कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की शक्तियों को भी राज्य करता है। फिर वित्तीय शक्तियों को लेकर जब वित्तीय आपातकाल आता है तब भी राष्ट्रपति का योगदान होगा, मतलब राष्ट्रपति का कार्य होगा कि वे इसकी भी घोषणा करें। तो इन तीनों शक्तियों की घोषणा करने का कार्य राष्ट्रपति का होता है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, तो यही 2 आपातकाल अभी तक लगे हैं और इनमें हम लोगों ने राष्ट्रपति की भूमिका सामान्य तौर पर देखी है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अध्यादेश प्रख्यापित करने की आर्टिकल अनुच्छेद 123 की शक्ति, जो हम लोगों ने अभी ऊपर समझ लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, अध्यादेश बराबर क्या, संसद के अधिनियम, जिसमें समानांतर शक्ति का कानून नहीं केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब एक केवल एक सदन में सत्र हो या दोनों सदन में सत्र ना चल रहा हो। ठीक, तभी इस अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के अध्ययन होता है, यानी कि इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, और तीसरा क्या, अध्यादेश को संसद की बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अलग अलग तिथियों पर शुरू होती है तो गणना बाद के सदन की बैठक भी शुरू होती है। ठीक है, तो इतनी बात भी हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद इसलिए अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है किसकी, अध्यादेश जारी करने की, राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद एक आदेश फिर से पारित करना होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, फिर सभी कार्यवाही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जानी चाहिए। ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। लेकिन निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन भी शक्तियाँ होती हैं। कैसे, देखते हैं हम लोग। जब स्पष्ट बहुमत ना हो तो प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के लिए विवेकाधीन शक्ति का दायित्व बन जाती है। तो नंबर 1 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। दूसरा, लोकसभा में अविश्वास बहुमत न होने पर स्थिति में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना दूसरा राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति का पार्ट होती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि यदि मंत्रिपरिषद बहुमत खो दे तो लोकसभा को विघटित करना है या नहीं करना है, या किसको प्रधानमंत्री बनाना है, या कौन सत्ता में आएगा, ये भी राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति के ही विचारों के उपरांत जो प्रतिफल निकलता है उसको सभी लोग मानते हैं। तो ये हम लोग राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में 3 शक्तियाँ याद रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे पहले अब आप लोगों को इसके माध्यम से हमने समझाया, एक बार आप लोगों को फिर से हम लोग छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में रिवीजन फिर से करवाएंगे। तो अब आप लोगों ने आई होप मेरे साथ जितना जो कुछ लिखना था वो लिख लिया। अब चुपचाप पेन रख दो और जो अभी लगेगा कि हमने नहीं पढ़ाया वो आप लिख लेना, वरना अब सब लोग सिर्फ दोबारा समझने और फिर से एक बार सुनने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। ठीक है, तो चलो सब लोग फिर से रेडी हो जाओ। हाँ, तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो, राष्ट्रपति के भारत का राष्ट्रपति यानी कि देश का प्रथम नागरिक होता है, ये फिर से जान लो। ठीक है, और संविधान का संरक्षक होता है। तो दो पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका की हम लोग ने बात की, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सिर्फ अब रिवीजन के उद्देश्य से सिर्फ एक बार धीरे धीरे फिर से सुनते चलेंगे। ठीक है, पढ़ा हम सब कुछ चुके हैं। फिर से एक बार हम लोग सिर्फ इस पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को फिर से हम एक बार अच्छे से समझाना चाहते हैं, एक बार फिर से। ठीक है, देखो, अर्हताएं यानी कि योग्यताएं हम बता चुके हैं कि कौन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये चारों बातें पहले फिर से हमने बताई है। फिर से देख लो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष या उससे अधिक आयु हो, लोकसभा सदस्य बनने के लिए निर्वाचित योग्यता हो, या लाभ का पद धारण न करता हो। ये चारों पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है, नामांकन शर्तें क्या हैं ये नहीं पढ़ाया था, ये इसमें इसीलिए हम इसको फिर से लेके आते हैं कि कुछ उसमें छूटा हो तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखो, नामांकन शर्तें क्या कि जमानत राशि 15,000 रुपये की पड़ती है। ठीक है, उसके बाद शर्त क्या है कि यदि 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होते, यानी कि 1/6 जो भाग होते हैं वोटर्स के वो अगर प्राप्त नहीं होते हैं तब इस राशि को जब्त कर लिया जाता है। कौन सी, 15,000 की ये राशि, जिसमें प्रस्तावक 50 होते हैं और 50 अनुमोदक लाने जरूरी होते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने की नामांकन शर्तें हैं। फिर निर्वाचक मंडल में अनुच्छेद 54 के तहत अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
तो ये इतने हम लोग याद रखेंगे। मनोनीत सदस्य की इसमें कोई भी बात नहीं की गई है, तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे। ये देखो जहाँ पर ग्रीन ग्रीन बना है, ये निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि ये सब शामिल होंगे। ठीक है, अब कौन कौन शामिल नहीं होंगे, संसद में भी देख लो, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे बैठते हैं। ये जितने जितने शामिल होंगे इन सब की बात कही गई, तो ये सब यहीं बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन बाहर होगा, ये अब ये इससे इसलिए समझाते हैं कि देख के भी कुछ चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। किसी की याद करने की क्षमता आंखों से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो आंखों से देखकर ज़्यादा याद हो जाता है। जैसे मेरी भी स्कैनिंग करने की क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, तो हम अपनी ही तरह आप लोगों को भी थोड़ा बहुत समझते हैं। ठीक है, तो देख के कुछ जल्दी याद हो जाता है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इस तरह भी समझा देते हैं। और उसके बाद बाहर कौन कौन से, अब देखो निर्वाचक मंडल में बाहर कौन कौन से, संसद या विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अब मतों का मूल्य और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इसका जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत से होता है। अब देखो एमएलए की और एमपी की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। एक विधायक यानी कि एमएलए की मत की वैल्यू क्या होती है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे यानी कि भाग में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, उन इनटू में क्या होगा यानी कि मल्टीप्लाई में 1/1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर एक सांसद की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, देखो सभी राज्यों के सभी विधायकों के मतों का मूल्य अपॉन में क्या रखेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या के मूल, तो इसकी भी वैल्यू हम लोगों के एक एमपी के वोट की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, आधार क्या है, अभी तक 1971 की जनगणना का आधार है भाई। ठीक है, उसके बाद विधेयकों का मत का मूल्य प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है और संसदों का मत का मूल्य समान होता है। तो ये बात हम लोग नोटेबल पॉइंट्स में अलग से याद रखेंगे, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अब शपथ देख लीजिए, हम लोगों ने शपथ ऊपर नहीं पढ़ी थी तो शपथ यहाँ पर देख लेते हैं कि शपथ अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है, जिसमें संविधान और विधि के परीक्षण है ना, संरक्षण और प्रतिरक्षण की ये शपथ लेता है। और कौन दिलाता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके स्थान पर जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश है वो शपथ दिलाने का कार्य करता है। ठीक है, कार्यकाल अनुच्छेद 56 में बात की गई है, जिसमें अवधि 5 वर्ष होगी, वेतन 5 लाख प्रतिमाह मिलता है और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये बात भी हम लोग अब दोबारा फिर से पढ़ते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विधायी शक्तियाँ भी पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, तो एक बार ये नया पॉइंट याद रख लो, समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, जो कि अनुच्छेद 77 में बोला गया है। तो इसका आर्टिकल हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, विधायी शक्तियों में संसद को सत्र बुलाना और सत्रावसान करना। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन की बात 108 आर्टिकल 108 में की गई है, तो इसका भी बात याद रख सकते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्य हम लोग याद रखते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस के नाम पे चुने जाते हैं। ठीक है, और संसद में अभिभाषण की हम लोग बात याद रखते हैं कि संसद में अभिभाषण देने की भी शक्ति देने की शक्ति क्या देता ही है। ठीक है, उसके बाद वीटो की शक्ति हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि अत्यांतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये 3 तरह के वीटो होते हैं। विधेयक पर अपनी सहमति को पूरी तरह रोकना। अच्छा, ऊपर हमने अत्यांतिक वीटो को हटा दिया था क्या, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो अत्यांतिक वीटो का मतलब क्या होता है कि विधेयक पर अपनी सहमति को पूरी तरह रोकना, निलंबकारी वीटो को पुनर्विचार के लिए लौटाना यानी कि धन विधेयक को छोड़ना, और पॉकेट वीटो ना पुष्टि करना ना स्वीकार करना, अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देना। ये 3 वीटो की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो ये आप लोग याद रखना, अगर ऊपर कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। ठीक है, तो फिर उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। ठीक है, जिसमें अध्यादेश जारी करता है 6 महीने के लिए, 6 महीने, उसके बाद 6 सप्ताह, फिर संसद की बैठक होती है, 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन उसका अनिवार्य होता है, वरना फिर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हट जाती है। उसके बाद शक्ति में संसद के अधिनियम के समान होते हैं। फिर अधिकतम इसकी ये अवधि हम बता ही चुके हैं। फिर न्यायिक शक्तियाँ, क्षमादान शक्तियाँ अनुच्छेद 72 के तहत ये 5 हम बता चुके हैं। ठीक है, एक याद कर लो कि 143 उच्चतम न्यायालय की सलाह लेने की शक्ति, ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाता है आप लोगों का। उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय में सैन्य और आपातकालीन शक्तियों में वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। देखो वित्तीय में धन विधेयक पर इसकी सिफारिश अनिवार्य होती है, आकस्मिक निधि थे ना, और वित्त आयोग का गठन ये सब करता है। उसके बाद सैन्य में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति आर्टिकल 53 क्लॉज 2 के तहत इन राष्ट्रपति जी होते हैं। फिर आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद स्वविवेकाधीन शक्तियाँ। ठीक है, स्वविवेकाधीन शक्तियों में परिस्थिति जन्य कौन कौन सी होती है। देखो त्रिशंकु संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति बता चुके हैं।
ठीक है। विश्वास मत खोने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, और बहुमत खोने पर लोकसभा का विघटन। ठीक, इन 3 महत्वपूर्ण बातों में राष्ट्रपति की स्वविवेकाधीन शक्तियाँ अनिवार्य होती हैं। ठीक है, ये शक्तियाँ संविधान में लिखित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखो स्टार लगा के, कि विवेकाधीन शक्तियों का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, ये हम लोगों के व्यवहार में सीमित है। तो अगर संविधान और व्यवहार करके कोई यूपीएससी पीवाईक्यू पूछेगा तो हम लोग ये बात याद रखेंगे और सॉल्व करते टाइम भी याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इतनी बात हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाभियोग की शक्ति आर्टिकल 61 बता चुके हैं। ठीक है, आरोप किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस भेजी जाएगी और दोनों सदनों में 2/3 विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। अगर इतनी प्रोसेस कर ली गई तो राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति अपने पद से हटाए जाने योग्य हो जाएगा। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर भारत में महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अभी तक कभी भी महाभियोग के द्वारा निष्कासित नहीं किया गया भारत में। ठीक है, आधार क्या है संविधान का अतिक्रमण करने पर। विशेष क्या है कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ये हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद पद की रिक्ति और उत्तराधिकार अनुच्छेद 62 में कही गई है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब हम लोग क्या करेंगे। देखो, पद रिक्ति के कारण और नियम क्या है। कारण क्या है कि कार्यकाल समाप्ति हो जाए, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र या महाभियोग लग जाए, इन 4 स्थितियों में उनकी रिक्ति होती है। नियम क्या है कि रिक्ति को 6 माह के भीतर भरना अनिवार्य होता है। ये 2 कारण और नियम है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या किया जाएगा, अगर ये प्रोसेस हो गई तो अब इसमें क्या करेंगे कि उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश अगर नहीं हो तो अगर उपराष्ट्रपति बन जाते हैं राष्ट्रपति। ठीक, अगर कार्यकाल समाप्त हो गया तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन करवा के नए राष्ट्रपति लाएंगे। अगर मान लो किसी की राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और नए राष्ट्रपति का अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है तो उपराष्ट्रपति जी उस टाइम के लिए राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग बात ध्यान रखेंगे। अब देखो, भारत के राष्ट्रपति एक विरासत के तौर पर देखो, अभी तक